हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह वैदिक क्लासेस के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इससे पहले जो भी वीडियो हमारे द्वारा संचालित किए गए, आप सभी लोगों ने खूब भरपूर तरीके से प्यार, सम्मान, स्नेह दिया और यही आपका प्यार, सम्मान, स्नेह हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है और यही प्यार बना रहे, यही प्यार आगे चलकर हमारी एक धरोहर के रूप में हमारे पास सुरक्षित रहेगा। चलिए मित्रों, इसी कड़ी में हम आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा और टीईटी की परीक्षाओं में मनोविज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक आएंगे, उनको मैं क्रमवार आप सभी लोगों के समक्ष पेश करने का पूरा प्रयास करूंगा और बेहतर ढंग से समझाने का पूरा भरसक प्रयास करता रहूँगा आगे भी चल करके। तो चलिए मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अभी तक मनोविज्ञान का इतिहास और मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़े पिछले वीडियो में। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान हमारी शिक्षा में क्यों जोड़ा गया, इसका जोड़ने का आशय क्या रहा और इसके जुड़ जाने से हमारी शिक्षा में कौन से परिवर्तन आए, या इसका मेन महत्व क्या है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का। तो इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। दूसरा शब्द है मित्रों मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि देखते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं। तो शिक्षा का अर्थ समझते हैं। तो वैसे जो शिक्षा है, ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है, इसमें आ प्रत्यय लगाया गया है। तो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बनी है। शिक्ष का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो हमने ये जाना कि जो शिक्षा है, शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो सीखना या सिखाने से लिया जाता है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत हम सीखते भी हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। अब इसको अगर हम इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करें या इंग्लिश भाषा में इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखें, तो अंग्रेजी भाषा में हम शिक्षा को क्या बोलते हैं मित्रों? अंग्रेजी भाषा में हम एजुकेशन बोलते हैं। और एजुकेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शिक्षा है, तो इंग्लिश भाषा के अंतर्गत जो शिक्षा का हमारा मायने है वो है एजुकेशन, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर की ओर। अर्थात यहाँ पर हम ये देखेंगे कि शिक्षा जो हमारे अंदर ही, हमारे अंदर अंतर्निहित जो अभिव्यक्तियाँ हैं, इनको बाहर की ओर प्रदर्शित कर देना, बाहर के लोगों से मिलना जुलना और अपने व्यवहार को बाहर किस तरीके से एक दूसरे से हम प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। पेस्टोलॉजी महोदय का एक कथन भी इसी से आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, जानते होंगे कि जो शिक्षा होती है वो अंतर्निहित अभिव्यक्ति की पूर्णता, बाहर की तरफ विकास होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं मित्रों कि जो शिक्षा है वो अभी तो इसका शाब्दिक अर्थ में हम सीखना या सिखाना, और या जो हमारे अंदर जो भी चीज़ें निहित होती हैं उनको बाह्य रूप से प्रकट कर देना, दूसरों के समक्ष प्रकट करना, शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम दूसरे तरीके से देखते हैं मित्रों शिक्षा का अर्थ। हम देखते हैं कि शिक्षा क्या है, क्योंकि शिक्षा में सीखना सिखाना दोनों आते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि हम क्या सीखें, क्योंकि बाह्य दुनिया में तमाम सारे चीज़ें प्रवाहित होती रहती हैं, तमाम सारी चीज़ों का अस्तित्व है, लेकिन कौन सी सीखने योग्य हैं, कौन सी सीखने योग्य नहीं हैं, तो ये हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें विद्यमान होती हैं, हम
उन्हीं से संपर्क में रहते हैं और उन्हीं वस्तुओं से, चीज़ों से, व्यक्तियों से, समाज से बहुत कुछ अपने अंदर ग्रहण करते रहते हैं। तो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें विद्यमान हैं, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, समाज हो, उनसे जो भी कुछ हमारे अंदर आती रहती हैं, उनका सबका संबंध शिक्षा से ही होता है। या हम एक लाइन में इस तरीके से कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन। व्यवहार का परिमार्जन। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिक्षा का अर्थ व्यवहार का परिमार्जन से होता है। परिमार्जन का मतलब होता है, परि मतलब चारों तरफ से, और अर्जन का मतलब जो हम अर्जित करते हैं, कि यानी हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का समाज क्या है, वहाँ के व्यक्ति विशेष कैसे हैं, वहाँ किन किन लोगों के बीच में हमारा रहना, उठना, बैठना होता है। तो उन सभी लोगों से, जो भी हमारे चारों ओर चीज़ें हैं, उन सभी लोगों को अपने अंदर उनके गुणों को धारण कर लेना ही शिक्षा है यहाँ पर। तो एक लाइन में हम यहाँ शिक्षा के अर्थ को समझ लेते हैं कि शिक्षा का प्रमुख अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन। चलिए मित्रों, मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान हम पिछले भी पढ़ते चले आए हैं। हम मनोविज्ञान के अध्ययन के इतिहास के बारे में मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के समक्ष चर्चा भी किया था कि जो मनोविज्ञान है, इसके अध्ययन के विषय समय समय पर बदलते रहे। प्रारंभिक अध्ययन का विषय आत्मा था, आत्मा को त्यागने के बाद मन का अध्ययन किया गया, और मन के त्यागने के बाद में चेतना, और चेतना को छोड़ने के बाद आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करती है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र जाना जाता है, तो आज वर्तमान समय में हमारी मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है मित्रों? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करती है। तो मनोविज्ञान को हम एक लाइन में कह सकते हैं कि व्यवहार का अध्ययन। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। अब जब चूंकि शिक्षा और मनोविज्ञान को एक में जोड़ दिया गया, यानी मनोवैज्ञानिक धारणाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया, तो ये बन गया शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक धारणाओं को जोड़ देना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों को एक में जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक, अब ये चीज़ हमें निकल करके आई, अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है मित्रों, इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ व्यवहार का परिमार्जन और मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को एक डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए, व्यवहार के परिमार्जन का तात्पर्य यह है कि हम समाज में बहुत सारी चीज़ें, जो भी हमारे समाज के आसपास, हमारे आसपास हैं, सामाजिक चीज़ें हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है, और कौन सी चीज़ ग्रहणीय नहीं है, जिसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये चीज़ हम जानेंगे कैसे? ये तभी हम जानेंगे जब हम उस विषय वस्तु या उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि ये इसका व्यवहार हमारे लिए सही है या गलत है। और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान ही करवाती है। तो चूंकि जब तक हमें मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति की अच्छाई और बुराई का ज्ञान हमें नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। हर एक वस्तु, व्यक्ति की अच्छाई और बुराई को हम अलग कर सकें, और जो अच्छी चीज़ें हों, जो ग्रहणीय हों, करणीय हों, उन चीज़ों को हम अपने अंदर धारण करें, अर्जन करें। तो जब हम अच्छे गुणों को अपने अंदर अर्जन कर रहे होते हैं, तो वो होती है शिक्षा। लेकिन जब हम किसी वस्तु के गुण और अवगुण को अलग अलग कर लेते हैं, गुणों को छोड़ करके, अवगुणों को छोड़ करके गुणों को अलग कर लेते हैं, तो ये कार्य होता है मनोविज्ञान का। और उन गुणों को अर्जन कर लेना काम होता है शिक्षा का।
तो मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के आने से हमें वो बेहतर चीज़ें मिल रही हैं जो वास्तव में एक व्यक्ति समाज से अर्जित करता है या अर्जित करना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में एक मानव के लिए बहुत ही उपयोगी विषय के रूप में उभर करके आया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान आ जाने से तमाम सारी इसकी उपयोगिताएं हमको नज़र आने लगीं, तमाम सारे इसके महत्व हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर चूँकि अब परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न कैसे आते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से मित्रों यही प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। आज वर्तमान समय में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो मित्रों देखते हैं कि यदि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आ जाता है तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा, यदि हम हिंदी के क्षेत्र में देखें तो हिंदी संस्कृत भाषा से निकली है, इसलिए शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से ही निकला हुआ शब्द है। अर्थात शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकला है, आ प्रत्यय लगा करके, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। दूसरी तरफ शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हम एजुकेशन के नाम से उद्बोधित करते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब बाहर की ओर, यानी हमारे अंदर जो भी अंदर चीज़ें हैं, हमारे विचार हैं, उन विचारों को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करना, दूसरे को प्रभावित करना, दूसरे को इस तरीके से देना ताकि उसके भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो शिक्षा है वो अंदर से बाहर की ओर अपने विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अब यहाँ पर मनोविज्ञान को देखते हैं तो मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन की बात करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों शिक्षा मनोविज्ञान को एक में मिला करके जब भी हम अपने शैक्षिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो इसमें तमाम सारे परिवर्तन नज़र आते हैं और एक व्यक्ति विशेष के लिए तमाम सारा महत्व भी देते हैं। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की आज वर्तमान समय में देन क्या है और इसका क्या क्या महत्व है। इसके महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो महत्व में सबसे पहले देखते हैं यानी शिक्षा मनोविज्ञान महत्व या देन। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण देन है कि जो शिक्षा है, वो शिक्षा पहले कैसी थी। पहले शिक्षा को हम देखते हैं कि पहले जो हमारी शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षा गुरुकुलों में चला करती थी और गुरु जो भी शिष्य को बताना चाहता था वो अपने अनुसार बताने का प्रयास करता था। जो शिष्य होता था वो गुरु के अधीन ही रहता था, वो अपने मन की बात या अपनी बात गुरु से नहीं मनवा पाता था। गुरु के आदेशों का पालन करना ही उसका उद्देश्य होता था। तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन मनोविज्ञान के आ जाने से, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के पदार्पण से शिक्षा में एक क्रांति आई और शिक्षा आज वर्तमान समय में क्या है, बाल केंद्रित है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे बड़ा महत्व तो यही रहा कि शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। अब बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है मित्रों? बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य ये होता है कि कोई भी जो बालक है उसकी आदतों, रुचियों, विचारों, क्षमताओं को विशेषतः ध्यान में रख करके ही हम शिक्षा उसको देने का प्रयास करेंगे। उसका उद्देश्य क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, इन सब को सबसे पहले हमें समझना होगा। तो बालक को समझना फिर उसके बाद शिक्षा देना, अब कितना एक बेहतरीन परिवर्तन हुआ हमारी शिक्षा के क्षेत्र में। हालांकि हमारे भारत में अगर इसको हम देखें तो भारत में आप सभी लोगों ने गिज्जू भाई का नाम सुना होगा। गिज्जू भाई ने भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की नींव डाली थी। इन पर हम आगे अपने वीडियो में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर मित्रों बाल केंद्रित शिक्षा जानते हैं कि बालक को केंद्र बिंदु मान करके बालक के आसपास की चीज़ों को ही उसे ग्रहण करवाना है। आसपास की चीज़ों का मतलब है कि उसकी रुचियाँ, उसकी आदतें, उसकी सामर्थ्य यानी क्षमता, ठीक, उसके उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही हम शिक्षा कार्य करेंगे। दूसरे नंबर पर देखते हैं दूसरा इसका इस महत्व क्या है मनोविज्ञान का, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा महत्व है, हम देखते हैं कि शिक्षण पद्धति में परिवर्तन हुआ।
शिक्षण पद्धति में परिवर्तन। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो रूढ़िवादी परंपरा ढंग से हमारी शिक्षण कार्य हुआ करते थे, गुरु शिष्य पास में बैठ करके वही लेक्चर, व्याख्यान और भाषण सुना करते थे, लेकिन आज मनोविज्ञान के जुड़ जाने से हमारी शिक्षा में, हमारी शिक्षण पद्धतियों में तमाम सारे परिवर्तन देखे गए। तमाम सारी शिक्षा पद्धति ने जन्म लिया और उन पद्धतियों का सहारा लेकर के ही आज जो शिक्षक हैं वो अपने कक्ष में एक बेहतर शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तमाम सारी शिक्षण पद्धतियां हैं। इन शिक्षण पद्धतियों को एक क्रम से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को उन शिक्षण पद्धतियों के बारे में बताएंगे कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण पद्धतियां, प्रमुख शिक्षण विधियां, प्रविधियां कौन कौन सी हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण देन है पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम की मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि पाठ्यक्रम में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया। क्या परिवर्तन हुआ इसमें? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी प्राचीन कालीन शिक्षा थी, जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ करता था? उसका प्रमुख उद्देश्य यही था, सा विद्या या विमुक्तये, मोक्ष की प्राप्ति करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य होता था। और मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे है? परमात्मा का ध्यान करो, गुरु के चरणों में बैठ करके वेदों के मंत्रों का उच्चारण और ताम्र या भोजपत्रों पर लिख करके या जमीन में जो है लिख करके लोग रट रट करके कंठस्थ किया करते थे और इन्हीं सब कार्यों से चल करके विद्या उनकी जब पूरी होती थी और इन्हीं के आगे और बढ़ जाते थे, यानी पूर्णतया धार्मिक शिक्षा हुआ करती थी और जो एक ही उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, उसी पर आधारित उनका पाठ्यक्रम था, जो भी वेद और वेदांगों की शिक्षा दी जाती थी। आज ऐसा नहीं है। क्या आज आप बताइए कि क्या आप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? आज अगर देखा जाए कि सा विद्या या विमुक्तये, आज ये सूत्र नहीं होगा। आज तो ये सूत्र होगा सा विद्या या नौकरी, क्योंकि प्रत्येक बालक का अपना एक उद्देश्य है, नौकरी प्राप्त करना। अब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें भविष्य में क्या बनना है, और जो भविष्य में हमको बनना है हम उसका अलग एक निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित कर लेते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था उस जो है संबंधित विषय क्षेत्र में उनका अलग अपना पाठ्यक्रम निश्चित करती है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपका पाठ्यक्रम अलग है। जिन मित्रों को डॉक्टर बनना है उनका पाठ्यक्रम अलग है। जिन मित्रों को इंजीनियर बनना है या किसी अन्यत्र क्षेत्र में जाना है, उन सब के पाठ्यक्रम अलग अलग हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के पदार्पण से हम सबके उद्देश्य अलग अलग और पाठ्यक्रम भी अलग अलग बना करके हम शिक्षण अध्ययन करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं और हम सफल भी होते हैं। तो ये देखते हैं कि इसका प्रमुख महत्व या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख देन हमारे लिए इसका अपना एक पाठ्यक्रम भी है, क्योंकि पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ और बेहतर ढंग से हम उस पाठ्यक्रम पर चल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि विद्यालयों में जो समय सारणी होती है, समय सारणी, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की ही अपनी देन होती है। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी कोई निश्चित समय सारणी नहीं हुआ करती थी। बच्चे गुरुकुल में पढ़ करके जाते थे, भिक्षावृत्ति करते थे, जब भी लौट करके आते थे लकड़ियाँ बीनने जाते थे, वहाँ से लौट करके आते थे, गुरु सेवा में लगते थे और फिर इसके बाद में जब समय मिलता था तब गुरुजी उनको पढ़ाते थे। यानी कोई निश्चित समय नहीं था, लेकिन मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के आने से हमारी जो शिक्षण व्यवस्था में एक निश्चित समय सारणी कर दी गई और समय सारणी को एक कालक्रम में विभाजित करके उनका वर्गीकरण करके हम सभी लोग चक्रानुसार क्रम से पढ़ाई करते हैं। समय से बांध दिया गया शिक्षा को। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट और भी शिक्षा मनोविज्ञान के काफ़ी देन है, जिसके अंतर्गत हमारी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं आ जाती हैं। मित्रों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं? पाठ्य का मतलब जो भी पठन पाठन हम कक्षा में कर रहे होते हैं। सहगामी, सह मतलब साथ साथ, गामी मतलब गमन करती हैं, साथ साथ चलती हैं, अर्थात हमारी
किताबी ज्ञान जो हम कक्ष में सीख रहे होते हैं उसके साथ साथ अन्यत्र ज्ञान भी हम सीख रहे होते हैं। अन्यत्र ज्ञान क्या है? जैसे हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है, इसके लिए प्रातः मॉर्निंग में पीटी करवाई जाती है, नाखून चेक किए जाते हैं, दांत देखे जाते हैं कि बच्चा मंजन करके आया है कि नहीं आया है, नहा के आया है कि नहीं आया है। ठीक, एक खेल का पीरियड लगा दिया जाता है। मानसिक क्रियाओं को और प्रबल बनाने के लिए जो है डिबेट के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, खेल कूद करवाए जाते हैं। तो इस तरीके और भी तमाम सारी नैतिक कहानियाँ और मोरल या आध्यात्मिक चीज़ों को कक्ष में अलग से बताने का प्रयास किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा पाठ्य सहगामी क्रिया, ये मनोविज्ञान के आने से ये सब हुआ है। जब हमारे निश्चित कक्षों का संचालन होने लगा तो ये देखा गया कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही श्रेयस्कर या उचित नहीं है, इसके साथ साथ हमें अन्यत्र ज्ञान की भी आवश्यकता है, जो सामाजिक ज्ञान हो, समाज में जिसका महत्व हो और समाज में उसकी वैल्यू हो, जिससे हम आगे चल करके उनका प्रयोग कर सकें। तो इसमें स्वास्थ्य की अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है, और अन्य हम बड़ों से कैसे बातचीत करते हैं या अन्य जो है समाज में हम किस तरीके से कार्य करते हैं, कैसे पेश आते हैं, इन सब सारी चीज़ों की भी जानकारी हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ दी जाती है। तो वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में और तमाम सारी, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ जो भी अतिरिक्त चीज़ों का ज्ञान हमारे कक्ष में दिया जाता है या विद्यालय बाउंड्री के अंतर्गत दिया जाता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहलाती हैं। और चलते हैं मित्रों, इसके साथ और कौन से जो है महत्व यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। अब देखा गया है कि जो वातावरण है वो स्वस्थ वातावरण या अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया। अनुशासन पर, चूँकि शिक्षा में अनुशासन तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती ही है, बिना अनुशासन के किसी भी कार्य का बेहतर ढंग से संचालन नहीं किया जा सकता है। अनुशासन आज से नहीं, अनुशासन प्राचीन काल से भी शिक्षा में देखा गया है कि शिष्य लोग गुरु के समक्ष अनुशासनात्मक ढंग से रह करके विद्या अध्ययन करते थे। लेकिन उस अनुशासन से और आज के अनुशासन में थोड़ा सा बदलाव होता है। अनुशासन कई तरीके से होता है। अनुशासन प्रभावात्मक होता है, दमनात्मक होता है, स्वतंत्रात्मक होता है। हम देखते हैं कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, प्रकृतिवाद क्या कहती है? वो स्वतंत्रात्मक अनुशासन की बात करती है। वो कहती है बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, बच्चा अगर गलती करेगा प्रकृति उसको दंड देगी, बच्चा अगर अच्छाई करेगा तो प्रकृति ही स्वतः उसको पुरस्कार देगी। मतलब कि यदि बच्चा आग के पास हाथ लेके जाएगा तो आग तो जला देगी, बच्चा उसी से सीख जाएगा। कभी भी इस तरीके से जो भी कार्य हो रहे हैं तो वो दूसरी बार अब आग के पास हाथ लेके नहीं जाएगा, उसको अनुभव हो जाता है, प्रकृति उसको सिखा देती है। उधर दूसरी तरफ आदर्शवाद दमनात्मक अनुशासन की बात करता था। अगर बच्चा गलती करता है तो बीच बीच में उसको जो है दमनात्मक, मतलब डांट फटकार, किसी भी तरीके से उसको हम उस कार्य को ना करने दें। और तीसरे नंबर पर जो सबसे बेहतर अनुशासन होता है वो होता है प्रभावात्मक अनुशासन। आज ज़रूरत है प्रभावात्मक अनुशासन की, क्योंकि स्वतंत्रात्मक अनुशासन भी बच्चे को बिगाड़ देता है और दमनात्मक अनुशासन से भी ये कोई गारंटी नहीं होती है कि बच्चा सुधर ही जाएगा। प्रभावात्मक अनुशासन की विशेष ज़रूरत आज की शिक्षा में होती है और ये प्रभावात्मक अनुशासन शिक्षा मनोविज्ञान के आने से ही देखा गया है। प्रभावात्मक अनुशासन का मतलब होता है कि हम बच्चे से जो भी चाहते हैं या बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं तो उसके सामने हम वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। हमें देख करके, हमारे कार्यों को, गुणों को, अच्छाइयों को बच्चा देख करके उन्हीं में तब्दील होने का प्रयास करता है, क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है। बच्चे के सीखने का प्रारंभिक बिंदु इमिटेशन ही होता है, अनुकरण होता है। अब बच्चा हमारा अनुकरण अगर करेगा तो यदि हम अच्छे हैं तो बच्चा हमारे अच्छी गुणों को धारण करेगा और वैसे ही वो काम करेगा और एक बेहतर ढंग से अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। यही मित्रों होता है प्रभावात्मक अनुशासन, कि किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है और उसके प्रभावित होने से वो वैसे ही काम करता है जिसने उसको प्रभावित किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अनुशासन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मनोविज्ञान बताती है, जिसमें हम देखते हैं कि मापन और मूल्यांकन भी आता है। क्या आता है मित्रों? मापन एवं
मूल्यांकन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन भी, मापन और मूल्यांकन भी हमारी मनोविज्ञान के आने से ही नए ढंग से किया जाने लगा। आज हम क्या देखते हैं कि हमारी मनोविज्ञान से, मापन और मूल्यांकन से बच्चों की गतिविधियों में भी तमाम सारे परिवर्तन देखने को मिले। पहले मापन क्या था? पहले मापन और मूल्यांकन की प्रक्रियाएं ही चेंज थी। धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होता गया, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सारे बदलाव और परिवर्तन होते गए, वैसे वैसे हमारे मापन और मूल्यांकन की प्रणाली भी बदलती गई। अब हम देखते हैं 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमारे मापन और मूल्यांकन की प्रणाली को बदला गया। आज मापन और मूल्यांकन को CCE के तहत लिया जाता है, यानी कंटिन्यूटी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज वर्तमान की शिक्षा में मित्रों कैसा मूल्यांकन है? कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया कि मूल्यांकन की श्रेणी क्या है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा पद्धति में मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली को निर्धारित करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत का मतलब होता है कि बच्चे का मूल्यांकन सतत होता रहे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फिर उसके बाद एग्ज़ाम, फिर एनुअल एग्ज़ाम। एक साथ में एक साल हम पढ़ा करके अचानक एक साल बाद ही बच्चे की परीक्षा ले लेना, बच्चे का मूल्यांकन बेहतर नहीं हो पाता है। बच्चे के बेहतर मूल्यांकन के लिए हम सतत मूल्यांकन लेते रहते हैं, पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, इस तरीके से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो बच्चे का सही मूल्यांकन यदि करना होता है तो हम सततता की श्रेणी को अपनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो व्यापक की श्रेणी होती है कि व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो मित्रों, व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि सिर्फ बच्चा किताबी ज्ञान को ही बच्चे के नाप लेना, कि कोई प्रश्न पूछे हम किताब में जो लिखा है उसको बच्चा बता देता है तो इसका मतलब बच्चा बहुत ही बुद्धिमान और बेहतर है। तो इससे हम बच्चे की बुद्धिमानी और बेहतरता को अंकित नहीं कर सकते। हालांकि किताबी ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा ना हो, उसका सामाजिक ज्ञान अच्छा ना हो, समाज में रहना, उठना, बोलना, बातचीत करना उसकी अच्छी ना हो, तो कैसे हम मान सकते हैं कि बच्चा बेहतर है। तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है कि जब हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, तो मूल्यांकन के क्षेत्र में भी बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण चीज़ों को मूल्यांकित किया जाना चाहिए, जो शिक्षा किताबी ज्ञान के साथ साथ और भी चीज़ों का मूल्यांकन देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर पर, 7 नंबर के बाद में वैयक्तिक विभेदों पर बल देना। नेक्स्ट क्या है 8 नंबर पर, वैयक्तिक विभेदों पर बल देना। वैयक्तिक विभेदों का मतलब मनोविज्ञान के आ जाने से वैयक्तिक विभेदों पर बालक भिन्न भिन्न होते हैं। कक्षा में कई प्रकार के बालक बैठे होते हैं, कोई कमज़ोर है, कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली है, मंद है, कोई सामान्य बालक है। इस तरीके से हम सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ करके, अलग अलग समझ करके उनकी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबसे मुख्य चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिली है कि हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में विशेष सहायता देता है। उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक, उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक। और नेक्स्ट और अंतिम हमारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जो देन है वो है समस्यात्मक बालक को समझना। समस्यात्मक बालक को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान प्रत्येक एक बालक का अलग अलग अध्ययन करवाने पर बल देती है। इसलिए हमारे समक्ष जो भी बालक होंगे उनका हम अलग ढंग से अध्ययन करेंगे, और जो समस्यात्मक बालक मिलते हैं, जो हमारी शिक्षण शैली में समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं,
तमाम सारे समस्यात्मक बालक होते हैं, देर से आने वाले बालक होते हैं, झूठ बोलने वाले बालक होते हैं, कक्षा में चोरी करने वाले बालक होते हैं, यानी कि वो कार्य जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, ठीक, वो उस प्रकार के बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। अब हमारी शिक्षा मनोविज्ञान इन समस्यात्मक बालकों को समझती है और इनका निदान भी करती है। निदानात्मक शिक्षण पद्धति के माध्यम से हम इनका बेहतर जो है उपचार करके एक अच्छे बालक की श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसकी देन है। इसके आ जाने से हमारे शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिले, शिक्षा में एक नई क्रांति देखने को मिली। जब तक मनोविज्ञान शिक्षा में नहीं जुड़ी हुई थी, तब तक शिक्षा हमारी रूढ़िवादी पद्धति या कंजर्वेटिव सिस्टम से चलती थी। मनोविज्ञान के जुड़ जाने से शिक्षा में आधुनिकता आई, नयापन आया, नवाचार आया और शिक्षा आज दिनों दिन अपनी जो है उन्नति को प्राप्त करती हुई आगे बढ़ रही है। तो आज का मित्रों यही टॉपिक था कि हमारी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और आज शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के जुड़ जाने से इसकी देन या महत्व क्या बढ़ गया है शिक्षा में। तो ये सभी बिंदुवार हम आपके सामने प्रस्तुत किए। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आपका प्यार और सम्मान ऐसे ही बना रहे हमारे बीच में और आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर का काम करती है। आप सभी लोग उन सभी आवश्यक लोगों को ये वीडियो हमारा शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और भी आगे हम इस प्रकार के क्रमशः आपकी जो है परीक्षाओं से संबंधित वीडियो को बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।